और लंच टाइम में सबसे पहले बात देश में उग्रवाद पर हुए सबसे बड़े प्रहार की। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने नक्सलवाद की जड़ें हिला दी हैं। 21 दिनों तक चले मेगा ऑपरेशन में सीआरपीएफ ने अदम्य साहस की मिसाल पेश की है। छत्तीसगढ़ की कुरेगुट्टा की पहाड़ियां अब नक्सल मुक्त हो चुकी हैं। कितना मुश्किल था ये ऑपरेशन, देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के ये जवान दुर्गम पहाड़ियों के बीच हर पल मुस्तैद हैं। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बेहद मुश्किल था। इन जंगलों में हर कदम पर खतरा। मुश्किल पहाड़ी रास्तों से गुजरना भी आसान नहीं। कई बार मौसम चुनौती लेकर सामने आता है तो कई बार रात का अंधेरा जवानों के मिशन में बाधा बन जाता है। लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने अपने जज्बे से इस ऑपरेशन को पूरा कर दिखाया। ये ऑपरेशन ऐसे दुर्गम पहाड़ी इलाके में अंजाम दिया गया जहां ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के लिए सिर्फ बाइक का ही सहारा लिया जा सकता है। जीएनटी की टीम खुद उन रास्तों से गुजरी जहां इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता खतरनाक है, इस वजह से इस बाइक का सहारा इन तमाम इलाकों में लिया जाता है। दरअसल आईडी का खतरा इस इलाके में रहता है। जितना जखीरा आईडी और तमाम हथियारों का मिला है, ऐसे में इस पूरे इलाके में बाइक एक लाइफलाइन के तौर पर काम करती है और इसी के जरिए तमाम जो सीआरपीएफ के कमांडो हैं इस इलाके में ऑपरेशन करते हैं। कुरेगुट्टा की पहाड़ी ऐसी पहाड़ी जो कि नक्सलियों की राजधानी के तौर पर जाना जाता था, अब इसको पूरी तरीके से यहां पर सुरक्षा बलों का कब्जा है। घने जंगलों के बीच से यह रास्ता सीआरपीएफ के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस तक जाता है। इन पहाड़ियों पर नक्सल उग्रवादी पहले बंकर बनाकर अपनी साजिशों को अंजाम देते थे, लेकिन अब पहाड़ियों में छिपी आतंक की फैक्ट्रियों का अंत हो चुका है। पहाड़ी वैसी पहाड़ी है जो नक्सलियों से कुछ महीने पहले भरी हुई थी, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने इन पूरी पहाड़ियों को पूरी तरीके से खाली करवा लिया है। तस्वीरों में आप सामने देख रहे हैं कि ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। हालांकि इस इलाके में सड़कों का निर्माण और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पूरी तरीके से सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया है, लेकिन ये करीब 5000 फीट की ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं जहां वर्षों से नक्सलियों ने अपना बड़ी आतंक की फैक्ट्री बना रखी थी और यहाँ पर वो बड़े बड़े हथियारों को पूरी तरीके से यहाँ बनाया करते थे। जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है इसका नाम गलगम है और यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर कुरेगुट्टा की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। लगातार 21 दिनों तक यहाँ पर ऑपरेशन चला और उस ऑपरेशन में ये तमाम जवान मौजूद थे। आज तक की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जवान यहाँ से जा करके पूरा ऑपरेशन करते हैं। खतरा हर एक जगह यहाँ पर मौजूद है। आईडी का खतरा है, इसके साथ साथ यहाँ रास्तों में जो माइंस बिछा रखे हैं नक्सलियों ने उसको पूरी तरीके से नष्ट करते हुए जो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं लगातार इन तमाम इलाकों में अभी भी ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में अपना वर्चस्व बना करके रखना है सुरक्षा बलों को। इसी वजह से इस एफओबी को पूरी तरीके से डेवलप किया गया है। ऐसे छत्तीसगढ़ में 320 के आसपास फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस 2019 से लेकर के 2025 तक बनाए गए हैं। सीआरपीएफ ने कुरेगुट्टा की पहाड़ियों को तो नक्सलियों से मुक्त करा लिया है, लेकिन आगे के कुछ इलाकों में अब भी नक्सल गतिविधियां होने की आशंका है। इसी वजह से कोबरा कमांडो की टीम अपने ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। इस ऑपरेशन में कोबरा टीम का डॉग स्क्वाड जवानों के लिए बेहद मददगार साबित हो रहा है। ये स्निफर डॉग्स खतरे को दूर से ही भांपने में एक्सपर्ट हैं।
और मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे यहां पर जो स्निफर डॉग्स हैं, जो कि बेल्जियन मेलेनोइस किस्म के डॉग हैं, इनका इस्तेमाल यहां पर आईडी डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। दरअसल कोयरे गुट्टा तक पहुंचने के लिए ये तमाम जो स्निफर डॉग्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहां पग पग पर आईडी नक्सलियों के द्वारा बिछाया गया था और उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से इस जो टीम का इस्तेमाल किया गया और इस टीम ने इस पूरे इलाके में एरिया डोमिनेट किया और उसके बाद सुरक्षा बलों ने ऊपर जाकर के पहाड़ी में जो नक्सलियों का जखीरा है उसको पूरी तरीके से बरामद किया। हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए कि स्निफर डॉग्स किस तरीके से मदद करते हैं आईडी डिटेक्ट करने में, और आप लोगों ने इस पूरे इलाके को, कोयरे गुट्टा इलाके को कैसे पूरा आईडी से मुक्त कराया? यहाँ पे हम जैसे कैंप से बाहर आते हैं तो हमको रास्ते या नहीं तो पगडंडी मिलता है। जंगल इलाके से जाते हैं, नए नए मतलब कि जैसे कि जहाँ खुदाई हुआ जगह है या ज़्यादा पत्थर है या कचरा मतलब मिट्टी जहाँ खुदाई होती है, वहाँ पे हम ज़्यादातर डॉग वहाँ पे अपने आप जाके खुद सेंट लेता है। वहाँ पे एक्सप्लोजिव का सेंट आने पर हमको डॉग इंडिकेशन देता है। उस इंडिकेशन से हम उसके मदद से हम कमांडर को सूचित करते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे है। पहाड़ी पर 450 से ज़्यादा आईडी डिटेक्ट किए गए। आप लोगों ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है इस पूरे इलाके में। जो पहाड़ थे जहां पर नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, अब नक्सली पूरी तरीके से यहां से समाप्त हो चुके हैं। इसको आप लेकर कैसे देखते हो? अभी हम ये कह नहीं सकते कि यहाँ पे नक्सली समाप्त है। यहाँ पे अभी खतरा है और आगे भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन के दौरान अभी भी यहाँ कुछ भी मिल सकती है। नक्सलियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ऑपरेशन में जुटे जवानों के लिए सबसे बड़ा खतरा आईईडी का होता है। एक इलाके से भागते वक्त उग्रवादी अक्सर जमीन में विस्फोटक छिपा देते हैं। ये विस्फोटक जवानों के लिए कई बार बेहद घातक साबित होते हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो कोर्रई गुट्टा पहाड़ी तक पहुंचने का रास्ता होता है काफी खतरनाक है। ग्राउंड जीरो पर मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ और आपको दिखा रहे हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो किस तरीके से इस पूरे इलाके में पहुंच रहे हैं। पहाड़ आगे है जिसकी यहाँ से दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर की बताई जा रही है, लेकिन ये जवान जो है इस पूरे एरिया में एरिया डोमिनेशन करने के लिए इन तमाम इलाकों में पहुंच रहे हैं। मकसद ये है कि इस पूरी पहाड़ी को जिस तरीके से खाली कराया गया है, अब यहाँ से कोई भी नक्सली न बैठ पाए, इसलिए इस तरीके से पूरा इस इलाके में एरिया डोमिनेशन लगातार 24/7 किया जा रहा है। ये तमाम आप देख रहे हैं कि जो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं, इन्होंने ही इस पूरी पहाड़ी को पूरी तरीके से यहाँ पर खाली कराया है और आप तस्वीरों में सीधे देख सकते हैं कि इस घने जंगल के अंदर से होते हुए जो आगे कोर्रई गुट्टा की पहाड़ियां हैं वहां तक पहुंच रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने पूरी तरीके से यहां बड़े बड़े बंकर्स और इसके साथ साथ प्राकृतिक गुफाओं में करीब 1200 यानी कि अलग अलग स्थानों पर उन्होंने अलग अलग तरीके के आईडी भी छिपा रखे थे। इसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने 450 के आसपास आईडी और जो खाने पीने का सामान, जिसमें करीब 2 से 3 साल तक यहाँ पर वो रुक सकते थे खाने पीने का। छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके अब तेजी से सुरक्षा बलों के कब्जे में आ रहे हैं। सीआरपीएफ के इस ऑपरेशन की वजह से इस साल करीब 200 नक्सली ढेर हो चुके हैं और 700 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इस बात की भी पूरी तैयारी कर ली गई है कि दोबारा इस इलाके में कोई नक्सली गतिविधि न हो। जिस तरीके से सुरक्षा बलों का इस पूरे इलाके में अपर हैंड है, ऐसे में कहा जा रहा है कि नक्सलवाद 2026 तक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में पूरी तरीके से एरिया डोमिनेशन किया हुआ है। किसी भी तरीके से यहाँ जो नक्सली हैं वो अपना घुसपैठ अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उनको खदेड़ करके ये जो सामने आपको पहाड़ी दिखाई पड़ रही है, आप तस्वीरों में सीधे देख रहे हैं कि इस पहाड़ी में बड़े बड़े जो बंकर्स हैं, प्राकृतिक गुफाएं जो थी, उनको पूरी तरीके से नष्ट किया गया है और वहां से वॉर लाइक सिचुएशन के जो हथियार हैं वो मिले हैं। भारी संख्या में इन लोगों ने हथियारों को इकट्ठा
किया हुआ था और देसी हथियारों के जरिए पूरा अटैक कर रहे थे। आप सीधे देख सकते हैं कि वो दूर जो पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ से जाना, क्योंकि ये पूरा रास्ता पथरीला है, यहाँ से वहाँ आगे जा नहीं सकते हैं। आईडी का बड़ा खतरा है। लेकिन तस्वीरों में जो आप सीधे देख रहे हैं कि ऊपर जिस तरीके से नक्सलियों ने इस पहाड़ों में जो प्राकृतिक गुफाएं हैं वहां पर हथियारों को छुपा रखा था। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में बड़े स्तर पर अभी भी सीआरपीएफ के जो कोबरा कमांडो हैं वो एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से नक्सली इस पूरे इलाके में दोबारा से न फैल सकें, इसलिए बड़ा कदम उनके द्वारा उठाया जा रहा है। ये जो पूरा पहाड़ है इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 60 किलोमीटर लंबा और 5 से 20 किलोमीटर ये पूरा पहाड़ चौड़ा है और ये बहुत ही खतरनाक एरिया था। इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ नक्सलियों ने बड़े स्तर पर हथियारों का भंडारण कर रखा था। साथ ही खाने पीने का इतना सामान था, 12,000 टन जो है सामान इनके पास मौजूद था, जिसका इस्तेमाल ये लोग कई सालों तक कर सकते थे। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने कुर्रे गुट्टा की पहाड़ियों को पूरी तरीके से नक्सलियों से खाली करा लिया है। ये आप पथरीले रास्ते देख रहे हैं, जो पूरा आप देख रहे हैं कि पथरीला रास्ता है यहाँ पर, और किस तरीके से जवान जो हैं यहाँ पर कंप्लीट एरिया डोमिनेशन करके बैठे हुए हैं। यहाँ अब नक्सली किसी भी तरीके से उन पहाड़ों से उतर करके यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि पहाड़ों पर भी पूरी तरीके से सुरक्षा बलों की टीमें मौजूद हैं और जो रास्ते हैं जहां से नक्सली उन पहाड़ों तक पहुंचते थे उन तमाम रास्तों तक जो है सुरक्षा बलों को यहां पर पहुंचाया गया है। नक्सल मुक्त होने से छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को सबसे बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उग्रवाद के चंगुल से निकलकर अब ये पूरा इलाका तरक्की की राह पर आगे बढ़ निकला है। इसमें कोई शक नहीं कि सीआरपीएफ के जवानों का ये जज्बा अगले साल तक पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य जरूर हासिल कर लेगा। कुर्रे गुट्टा की पहाड़ियों से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। तो छत्तीसगढ़ में चले ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में सैकड़ों नक्सली मारे गए और तमाम ने सरेंडर भी कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। देखिए सीआरपीएफ के जवानों ने किस तरह से नक्सलियों का उनके गढ़ से ही अंत कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया। केजी हिल्स में कोरेगुट्टा हिल्स के नाम से मशहूर पूरा ये पहाड़ी है और आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से पूरा नक्सलियों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। ये सारे बीजीएल सेल हैं जिनका कि इस्तेमाल नक्सली सुरक्षा बलों के खिलाफ यहाँ पर करते थे। इतनी बड़ी बड़ी मेगा स्नाइपर गन इनके पास मौजूद हैं। फ्लैश पिस्टल के साथ साथ इनके पास SLR 7.62 बीजीएल लॉन्चर, इसके साथ साथ बीजीएल सेल। ये सामने बड़ी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बड़े बीजीएल सेल्स मौजूद थे जो कि ये लोग ऑपरेट करते थे इन बड़े बीजीएल लॉन्चर्स के जरिए। जो रेड वायर आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये कॉर्डेक्स वायर हैं जिनका इस्तेमाल जो है IED बिछाने के लिए इनके द्वारा नक्सलियों के द्वारा किया जाता था। पूरा एक बड़ा हथियारों का जखीरा कोरेगुट्टा की इन पहाड़ियों में मिला है सुरक्षा बलों को और सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया है पूरी तरीके से। यहाँ पर कई बड़े नक्सली कमांडर्स भी मौजूद थे, कुछ के यहाँ से भाग जाने की खबर है। तो जानकारी ये भी मिल रही है कि 31 नक्सलियों को इस पूरे इलाके में ढेर किया गया है। अगर 2025 की बात करें तो पूरी तरीके से अलग अलग इलाकों में 197 के आसपास नक्सलियों को सुरक्षा बलों की तरफ से ढेर किया गया है, जिसमें कोबरा कमांडोज जो सीआरपीएफ के हैं, इसके साथ साथ डीआरजी और लोकल पुलिस पूरी तरीके से इन अभियानों में शामिल रही है। लेकिन ये एक ऐसी पहाड़ी है जिसके बारे में ये बताते हैं कि ये नक्सलियों की कैपिटल कही जाती थी, यानी कि यहाँ पर नक्सली अपने तमाम हथियारों के साथ मौजूद रहते थे। 4 बड़ी फैक्ट्री जो कि मैन्युफैक्चरिंग नक्सलियों के द्वारा किया जाता था इन हथियारों की, जिसमें बीजीएल लॉन्चर्स के साथ साथ ये तमाम जो हथियार आपको दिखाई पड़ रहे हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो कि देसी जो है लॉन्चर्स का इस्तेमाल ये लोग करते थे। और यहाँ पर आपको जो ये स्नाइपर गन दिखाई पड़ रही है ये देसी स्नाइपर गन इन लोगों ने खुद इसको बना करके रखा और इसकी गोलियों से आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक हो सकती हैं। सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है इस पूरे इलाके में। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से ये पहाड़ी जानी जाती थी और
इस ऑपरेशन का नाम भी ब्लैक फॉरेस्ट रखा गया था। पूरी तरीके से इस इलाके पर कब्जा कर लिया गया है। आगे भी ऐसे अभियान चलता रहेगा क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये कहा गया है कि 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा और इसी अभियान के तहत इस पूरी पहाड़ी में कब्जा किया गया है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ बीजापुर से जितेंद्र सिंह। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे हैं। यहां रक्षा मंत्री सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ चले सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया है बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रमाण भी दिया है। प्रमाण इस बात का कि अब भारत की युद्ध नीति और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक भी दोनों बदल चुकी है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक इस बार पहुंचा दिया है। और साथियों, यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। साथियों, कई स्थानों पर हमारे नागरिक दुश्मन के ड्रोन आते देख भाग नहीं रहे थे बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों उनको मार गिराने की वीडियो बना रहे थे। अब ड्रोन देखकर लोग भागने लगते हैं लेकिन हमारे भारत के नागरिक वीडियो बना रहे थे। साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैश ए मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में
वह इस्तेमाल की जाए। हम नहीं चाहते। साथियों, अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र, एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। सारे विश्व और खासकर पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। वो एक ऐसे बारूद की ढेर पर बैठे हैं जिसके चारों तरफ माचिसों आपस में लड़ते हुए लोग हैं। इस हालात के लिए पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। और चलिए अब देख लेते हैं आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टोरी, यानी एआई स्टोरी। ड्रोन्स के इस्तेमाल का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में डिलीवरी नेटवर्क को बेहतर बनाने में ड्रोन टेक्नोलॉजी अपना कमाल दिखा रही है। आज ड्रोन के जरिए दूर दराज के दुर्गम इलाकों में दवाओं से लेकर जरूरी सामान तक पहुंचाना भी आसान हो गया है। दवाएं, जरूरी सामान और यहां तक कि इमरजेंसी हालात में ब्लड तक ड्रोन्स के जरिए पहुंचाया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन ने हर क्षेत्र में अपनी अहमियत साबित की है। ड्रोन के इस्तेमाल का दायरा लगातार बढ़ रहा है। लोगों की जिंदगी को आसान बनाने में ड्रोन ने अपना लोहा मनवाया है और भारत ड्रोन्स की इसी ताकत को टैप कर रहा है। हर क्षेत्र में ड्रोन्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। भारत में हो रही ड्रोन क्रांति के तहत डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने में ड्रोन सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। खासतौर पर दूर दराज के क्षेत्रों में तो दवाओं की डिलीवरी को ड्रोन्स के माध्यम से ही आसान बनाया जा रहा है। कोरोना काल में भारत के मिशन वैक्सीनेशन के दौरान इसकी शुरुआती झलक मिली थी, जब ड्रोन्स के जरिए दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आसानी से कोरोना वैक्सीन डिलीवर कर दी गई थी। लेकिन वो तो 5 साल पुरानी बात है। अब तो ड्रोन से मेडिकल हेल्प पहुंचाने का ये सिलसिला काफी आगे बढ़ चुका है। दूरस्थ क्षेत्रों में दवाओं के अलावा इमरजेंसी हालात में ब्लड पहुंचाने तक के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। हमने ये देखा हुआ है कि जो एक्सेसिबिलिटी होती है दूर दराज के इलाकों में बहुत ही कम होती थी, और ड्रोन जो है उसको सॉल्व कर रहा है कि दवाइयाँ, ब्लड सैंपल जो वहाँ के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में कलेक्ट हो रहा है उसको किस तरीके से जल्दी लाया जाए। क्योंकि अगर आपने भी इलाज कराया है और आपने ब्लड सैंपल अगर टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है तो आपको भी ये लगेगा कि मुझे जल्दी से जल्दी उसकी रिपोर्ट आए, मैं ठीक हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कौन सी दवा खाऊं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को ड्रोन सॉल्व कर रहा है आज की तारीख में। सिर्फ दवाएं ही नहीं बल्कि ग्रोसरी जैसे दूसरे जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए भी अब ड्रोन्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए सामान के वजन के हिसाब से अलग अलग वजन क्षमता वाले ड्रोन बनाए जाते हैं। भारत में तो कई कंपनीज ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क को मजबूत करने का काम कर रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि ड्रोन्स का डिजास्टर रिलीफ मिशन में भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। खास तौर पर प्राकृतिक आपदा के समय तबाही वाले इलाके में फंसे लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। आपदा के क्षेत्र में भी अगर आप देखें, जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो गई है या जहाँ पे काफी लोगों को काफी मशक्कत हो रही है, काफी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, रोड क्लोज हो चुके हैं एंड जो बेसिक चीजें होती हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, वहां भी ड्रोन जो है वो सबसे पहले तो फर्स्ट एड किट पहुंचाता है। जो लोग कुछ फंसे हुए हैं वहां पे दवाइयाँ पहुंचाता है। वहां पे जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं,
केक वगैरह होती है जो फर्स्ट एड की तरफ से जाती है वो पहुंचाता है। तो हमने काफी इसमें NDRF, SDRF जो हमारे स्टेट के डिजास्टर रिलीफ फोर्स होते हैं उनके साथ में काम किया है, ट्रायल किया है, ताकि इसका इस्तेमाल आपदा के वक्त में भी लोगों तक जरूरत की चीजों को पहुंचाने में किया जा सके। अगर भारत में ड्रोन क्रांति की रफ्तार यूं ही जारी रहती है तो वो दिन दूर नहीं जब देश के छोटे बड़े शहरों में रोजमर्रा के सामान और ग्रोसरी से लेकर लोगों की जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज की डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल आम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनंत अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठाना भी बाकी है। आइए नजर डालते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों पर। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। 18 मई यानी कि रविवार को इसरो अपना 101वां सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की मदद से सरहद की निगरानी भी पुख्ता होगी और समय पर मौसम से जुड़ी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। बताया जा रहा है कि इसरो इस सैटेलाइट को PSLV C61 के जरिए रविवार को सुबह लॉन्च करेगा और अंतरिक्ष में स्थापित भी किया जाएगा, जिसके बाद अंतरिक्ष से सरहद की निगरानी और मौसम की सटीक जानकारी आपको मिलेगी। और अब आपको दिखाते हैं खबर मौसम की। बताते हैं कि दिल्ली से शिमला तक मौसम का क्या हाल है और गर्मी से कब निजात मिलने वाला है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम के हाल में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण गर्मी अपना रंग दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीच बीच में हवाएं चलने से थोड़ी तरावट भी महसूस होती है। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चला आ रहा है। हालांकि आज की बात करें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहने की संभावना है। दिन में तापमान भले ही चढ़ता नजर आए, लेकिन आज शाम से लेकर रात तक तेज हवा के साथ हल्की बारिश कुछ राहत लेकर आ सकती है। अगर आप NCR दिल्ली का बात करें, वहाँ भी टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान है और इसके साथ ही कल और परसों कहीं ना कहीं हल्का फुल्की रेनफॉल एक्टिविटी कहीं ना कहीं हो सकती है, हरियाणा में भी हो सकती है। और अगर आप भारत के बाकी हिस्सों की बात करें, इस समय जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या हैवी रेनफॉल स्पेल्स हैं वो मेजरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं। आपको बता दें, दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री रहा। वहीं आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री रह सकता है और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। हालांकि दिल्ली से सटे उत्तरी और पश्चिमी भारत के हिस्सों में भी अभी तेज गर्मी पड़ रही है और इसका असर बराबर रहने के आसार हैं। अभी क्या है कि टेम्परेचर्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि कोई ऐसा हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उम्मीद नहीं कर रहे आने वाले दिनों में, और जिसके कारण ये है कि कहीं ना कहीं हीट वेव नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया में ऑब्जर्व की जा सकती है। आप जहां से मैप के जरिए देख सकते हैं, जहां हमने वेस्ट राजस्थान के लिए हीट वेव आने वाले 5 दिनों के लिए दिया है, और कल और परसों के बाद इसके जो जुड़े हुए इलाके हैं पंजाब के, वहाँ भी हीट वेव हो सकती है। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की है, जहां तापमान 42 डिग्री तक दर्ज किया गया है। इसके कारण इंसान तो इंसान, जानवरों को भी चैन नहीं है। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोग तौलिया, स्कार्फ और टोपी का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं शरीर में ठंडक लाने के लिए पानी, छाछ, लस्सी और फलों के जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान 44 से 45 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। हालांकि कुछ जगहों पर तेज हवाएं और आंधी चलने के भी आसार हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो गर्मी का खासा असर इस राज्य के अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें पठानकोट की है, जहां पारा 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। गर्मी के चलते लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे पानी और शरबत का सहारा ले रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। मेरी लोगों से अपील है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, आप उसी समय बाजार में जाएं जब आपको जरूरत हो। ऐसे बाजार में घूमने का कोई फायदा नहीं है। सेहत का ध्यान रखें और अपना दिनचर्या जो है वो सुबह या शाम को करें, और बीच में जब दोपहर में गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो अपना
परिवार का और अपना ध्यान रखें। गुरुवार को पंजाब के भटिंडा में तापमान 43.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि लुधियाना में पारा 41.8 डिग्री रहा। वहीं हरियाणा के रोहतक में तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि हिसार में पारा 42.5 डिग्री पहुंच गया। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में तापमान 41.7 डिग्री रहा। धूप की तपिश का एहसास तो इन दिनों पहाड़ों की रानी शिमला में भी हो रहा है। और शिमला ही क्या, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। इस बीच राज्य के कई मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप और गर्मी है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ और सूखा रह सकता है। हालांकि 2 दिन बाद फिर से मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं, तब जाकर कुछ राहत मिल सकती है। बहुत ही एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ है, जिसका असर हिमाचल प्रदेश में 18 तारीख की रात से हमें देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं और उससे लगे हुए जो मध्यवर्ती इलाके हैं, वहाँ पे हमें 19 मई को और 20 मई को जो है हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश आने के स्थानों पे, साथ ही थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग और विंड्स जो हैं उस समय 40 से 50 किलोमीटर तक प्रति घंटे हमें इन सभी इलाकों में देखने को मिलेंगी। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। हालांकि शिमला और हिमाचल प्रदेश के दूसरे भागों में 21 मई के बाद से मौसम साफ हो सकता है और धूप खिलने के आसार हैं। शिमला से विकास शर्मा, पठानकोट से पवन सिंह और धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमिलनाडु में नीलगिरी में फूलों की बगिया की सैर अब आपको करवाते हैं। दरअसल उदगमंडल के बोटैनिकल गार्डन में फूलों की 127वीं प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर फूलों की रंगत देखते ही बनती है। देखिए इस फ्लावर शो की एक मनमोहक झलक।